हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एसएसटी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, आज हम लोग इसको करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को बहुत आराम से कीजिए, पूरी क्लास को देखिए। और जो क्वेश्चन है बिल्कुल लेटेस्ट है, ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है, सभी आए हुए क्वेश्चन है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका बिल्कुल भी 1 मिनट का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पेपर को होने में केवल 5 से 6 दिन ही बचे हैं। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग साथ साथ में अपना स्कोर भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक अर्थात तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे। मतलब 3 प्रकार के जो है ऑप्शन वो तो सही है, उनसे तो हमारा आलोचनात्मक चिंतन विकसित होगा। एक से नहीं होगा, किन से नहीं होगा हमारा चिंतन विकसित? मुक्त अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, अन्वेषणात्मक, ठीक है, प्रोबिंग प्रश्न, खोजी प्रवृत्ति वाले, अभिसारी प्रश्न, बंद अंत वाले क्वेश्चन, क्लोज्ड क्वेश्चन। तो देखिए जो हमारे जो बंद अंत वाले होते हैं प्रश्न, जिनका रटा रटाया हुआ एक ही प्रकार से उत्तर दे सकते हैं, एक ही उत्तर होता है, उन क्वेश्चनों से कोई भी आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं होता है। जो नहीं है वही सही है। जैसे मैंने पूछा भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। अब बताइए इसमें कौन सी भैया तर्क लगाने की बात है, कौन सी आलोचनात्मक चिंतन सोचने की बात है? अरे दिल्ली है तो दिल्ली ही रहेगी ना, मुंबई थोड़ी ना हो जाएगी। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि कुछ दिल्ली के बारे में बताइए, तब आप थोड़ा सोचेंगे, विचारेंगे, तब आप बताएंगे। तब ये होते क्वेश्चन मुक्तंत वाले। लेकिन केवल आंसर पूछा जाए भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली, तब ये ऐसे क्वेश्चन को बंद अंत वाले प्रश्न कहते हैं। इनसे हमारा जो है आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं होता है। बहुत आराम से क्लास को करेंगे। कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई, बताइए। ऐसा क्या कारण है कि पाठ्य पुस्तक जो बुक लिखने वाला है उसने जो शुरुआत की वो लड़का लड़की के द्वारा पाठ की शुरुआत की है? क्योंकि यह दिखाना कि लड़के लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, और लड़के लड़कियां नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये तो गलत बात हो गई। यह बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जा सकती है, पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। और लड़का लड़की इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि जिससे जेंडर इक्वलिटी बनी रहे। तो इसका जो सही है हमारा वो चौथा सही है। ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। मतलब जो एसएसटी है इसका जो है सिलेबस बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान कर सके। बताइए क्या चीज़ आप अप्लाई करें जिससे जो है पाठ्यक्रम का जो सिलेबस है वो कम हो जाए। प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखवाएं। क्रियाकलाप छोड़ें क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता। सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दें। ऐसी विषय वस्तु विकसित की करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। जैसे आप पर्यावरण के टॉपिक को मान लीजिए साइंस में भी पढ़ा रहे हैं, इतिहास से और पर्यावरण के टॉपिक को आप जियोग्राफी में ही पढ़ा रहे हैं, तो सिलेबस ज़्यादा होगा। अब पर्यावरण के टॉपिक को मान लीजिए एक जगह पढ़ाइए, या तो साइंस में पढ़ाइए या जियोग्राफी में पढ़ाइए, तब इससे क्या है सिलेबस जो है वो कम हो जाएगा। और कि जो सब्जेक्ट की बाउंड्री है उसको तोड़ दीजिए।
सो फोर्थ इज राइट ऑप्शन, हम ऐसा करेंगे। बिल्कुल ऐसे करिए कोई जैसे आप बिल्कुल रियल में कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं टीचर हूँगा तो मैं ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाऊँगा, ऐसे नहीं तो ऐसे करूँगा। संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इनकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। किसके बारे में छात्र जागरूक हो सके संविधान पर चर्चा करते समय? लोकतंत्र की जड़ें भारत में है। प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था। उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। तब बताइए किस चीज को ध्यान में रखना चाहिए? सीधी सी बात है, जो भारत है, भारत में जो लोकतंत्र है वो आज से नहीं, वो मौर्यन पीरियड से है। बहुत पुराने समय से भारत में लोकतंत्र का विकास हो रहा है और ये फ्लोरिश हो रहा है और ये फल फूल रहा है। इसलिए हम संविधान को जो है वर्तमान में है इसको हिस्ट्री से जोड़कर पढ़ाएंगे। सो सेकेंड इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के में सत्य, मतलब ऐसा कौन सा प्रश्न है जिससे बच्चों का सबसे ज्यादा जो है सामाजिक अध्ययन में सृष्टि में चिंतन विकसित होगा? ऐसा प्रश्न आपको ढूंढना है, ऑप्शन ढूंढना है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ तथा समस्या समाधान को सीमित करती हो। अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक तथा विद्यार्थियों की अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थियों में निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देता है। तो क्या करना चाहिए, कौन सा सही होगा? तब देखिए इसमें सही जो होगा वो हमारा ए होगा, पहला होगा। क्यों? चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों से निकाल देना चाहिए जो पूछताछ, मतलब वो चीज आपको नहीं पढ़ानी है, उस चीज को हतोत्साहित कीजिए जिसमें कि पूछताछ, ठीक है, इंक्वायरी है, अन्वेषण है, समस्या समाधान है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को जो चीज है सीमित करती हो, कम करती हो, इन चीज को हमको बढ़ावा देना है, इनको कम नहीं करना है। सो फर्स्ट इज आवर राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? बताइए। शिक्षार्थियों को अलग करना, आप किसी भी हालात में विद्यार्थियों को सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग उनको ग्रुप में डिवाइड नहीं कर सकते कि ये मीडियम स्टूडेंट हैं, ये इंटेलिजेंट है, या ना किसी जाति बिरादरी के नाम पर आप ऐसा करेंगे, ना ही किसी धर्म के आधार पर। प्रकार्यात्मक बुद्धि, फंक्शनल इंटेलिजेंस, परीक्षा में अंक लाने पर बल देना, बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। सीधी सी बात है, हमको डाइवर्सिटी को एज ए रिसोर्स देखना है जो है हमारे देश में, चाहे वो भाषा के रूप में हो, ठीक है, और धार्मिक हो विविधता, सांस्कृतिक, किसी भी आधार पर विविधता है, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो सही है। सो फोर इज आवर राइट ऑप्शन। 7, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? बताइए। वृत्तांतों का मतलब होता है किसी के घटना को बताना, किसी का उदाहरण देना। दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण चुनिए। क्यों आप किसी का वृत्तांत देते हैं? कक्षा को मनोरंजक एवं सजीव बना सके, अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सके,
पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सकें, शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सकें जिससे वे उचित अर्थ का पता लगा सकें। देखिए, जो इसने भी एनसीएफ की क्लास ना देखी हो वो प्लीज एनसीएफ की क्लास कर ले जाके, क्योंकि एनसीएफ के ऊपर ही जो है सीटेट खड़ा हुआ है। एनसीएफ 2005 का एक सिद्धांत है, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि हमारा जो वही ऑप्शन बेस्ट होता, सही होता, जिसमें बच्चों को उनके वास्तविक जिंदगी से जोड़कर कोई चीज को पढ़ाया जाता है, उनकी रियलिटी से जोड़कर पढ़ाया जाता है। तो वो कौन सा है? वो है हमारा सेकेंड। सो सेकेंड इज आवर राइट ऑप्शन। 8वां, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक क्यों होना चाहिए, बताइए। मतलब चिंतन करने वाला क्यों होना चाहिए, क्यों सिखाना चाहिए, ऐसा क्या है? एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए, कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीजों पर दोषदर्शी होने के लिए, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, जैसा चलता वैसा चलने दो, यह समझने के लिए मुद्दे उनके स्वयं की जिंदगी, पढ़ लो, यहाँ पर आंसर है, स्वयं की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। कोई चीज है, आप पढ़ा रहे हैं संविधान, तो बच्चों को समझाना कि बच्चों हमारे वास्तविक जीवन में संविधान का क्या यूज है, ठीक है, यह बताने के लिए हमको बच्चों को विवेचनात्मकता सिखानी चाहिए। सो फोर्थ इज आवर राइट ऑप्शन। इसमें भी वास्तविक जिंदगी से जोड़ने की बात कही गई है। 9, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है जानने के लिए। एक मतलब बच्ची है, वो कहती है कि जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, ऐसा वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है, बताइए। गौण स्रोत, प्राथमिक स्रोत, गौण का मतलब सेकेंडरी होता है, ठीक है। द्वितीयक, वास्तविकता बयान करने वाले आंतरिक स्रोत, कौन से स्रोत है? तब आपकी पेडागोजी में एसएसटी में एक चैप्टर है कि स्रोत वाला, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत। अब देखिए यहाँ पर सीधी सीधी बात है, जो सैनिक हैं उनका इंटरव्यू लेकर यहाँ पर जानने की बात की जा रही है, तो बिल्कुल रियल चीज है, ठीक है। तो ये कौन सा स्रोत हो जाएगा? ये प्राथमिक स्रोत हमारा हो जाएगा, और द्वितीयक होता है वो जो प्राथमिक के ऊपर लिखा गया होता है। सो सेकेंड इज आवर राइट ऑप्शन। जैसे मान ली कोई महल है, तो ये क्या है? भारत का संविधान है, तो प्राथमिक स्रोत है। अगर इससे कोई चीज ली गई है तो यही चीजें प्राथमिक होती हैं। नदी, पहाड़, पर्वत, ये सब प्राथमिक। लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि लोकतांत्रिक संस्थान कौन कौन से होते हैं, इंस्टीट्यूशंस हमारे, जैसे इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, और एसबीआई है, आरबीआई है, और ईडी है, सीबीआई है। ये कैसे काम करती, क्या है, ये सब क्या है? हमारे लोकतांत्रिक संस्थान है। इन पर प्रोजेक्ट करके क्या आप दिखा सकते हैं? इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। विद्यार्थियों को इन संस्थानों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। क्यों स्वीकार करना चाहिए? जानना तो चाहिए। वे जैसे पाठ्य पुस्तकों में वर्णित है उसी प्रकार के हैं। यह संस्थान प्रभावकारी नहीं है, नहीं, सभी प्रभावकारी हैं। तो इसका तो सभी को पता ही है, ए फर्स्ट इज आवर राइट ऑप्शन। जैसे आरबीआई के बारे में आपने पढ़ा कि आरबीआई आरबीआई क्या करती है भाई? नोट छापती है, ठीक है, मनी को कंट्रोल करती है भारत में, जो कहाँ है, जो मुंबई में स्थापित है। तो ये चीजें हैं, ये हमारे हैं लोकतांत्रिक संस्थान। क्वेश्चन नंबर 11,
सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य देने का कारण है। बताइए एसएसटी के पाठ्यक्रम में प्रोजेक्ट वर्क क्यों दिया जाता है, इसका कारण क्या है। विद्यालय शिक्षा को सामाजिक वास्तविकता से जोड़ना, बिल्कुल पहला ही मिल गया। देखिए जहाँ पर भी वास्तविकता से रियल लाइफ से कनेक्ट करने की बात की जा रही हो वही सही होगा। बस ऊपर क्वेश्चन देखने ना कि सकारात्मक क्वेश्चन है कि नकारात्मक क्वेश्चन है। सो फर्स्ट इज आवर राइट ऑप्शन, इसमें आपको आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। देखिए बिल्कुल लेटेस्ट में 2021 का क्वेश्चन है। शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। संकलनात्मक आकलन का मतलब होता है जिससे कंसेप्चुअल, ठीक है, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, जिसको बढ़ावा देने की बात ये नीपी 2020 करती है। जिसने भी नीपी ना पढ़ी हो नीपी पढ़ ले जाके, कल पढ़ाया है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, सभी लोग तैयार कर ले। अब क्या है संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है बताइए। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है एक कक्षा के दौरान आकलन, जैसे आपके यूनिट टेस्ट हो गए, क्लास टेस्ट हो गए, हाफरली एग्जाम हो गए, ये होते हैं क्या संकलनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसको रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। सो फोर्थ इज आवर राइट ऑप्शन। 13 कथन ए और बी को पढ़िए फिर उत्तर बताइए। आलोचनात्मक सोच, जस्ट 1 मिनट। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही है। यह दूसरों के तर्कों व विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में सहायता नहीं करती है, नहीं सहायता करती है, ये गलत हो गया। तब इसमें कौन सा गलत सही होगा, तो ये तो हमारा सही है बिल्कुल 100%, बी वाला हमारा गलत हो गया। अब देख लीजिए ए सत्य है और बी असत्य है। सो फोर्थ इज आवर राइट ऑप्शन। अगर आपके अंदर आलोचनात्मक चिंतन होगा तभी तो हम किसी के अच्छे बुरे को समझ पाएंगे। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो ओपन बुक टेस्ट होते हैं उनका मेन पर्पज क्या है, क्यों ये दिए जाते हैं। विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तक के अनुसार कर सकते हैं। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो देखिए जो ओपन बुक टेस्ट होता है इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि अगर बहुत सी चीज़ें फैक्चुअल होती हैं जो बच्चों को बिल्कुल बेफालतू में हम लोग रटाते रहते हैं, वो चीज़ें बच्चे देख कर लिख लें और उसके अलावा कुछ भी नहीं, और जो है फैक्ट एनालिसिस कर सकें, इसलिए ऐसा किया जाता है बच्चों को रटन प्रणाली से दूर करने के लिए। सो सेकेंड इज आवर राइट ऑप्शन, यही सही होगा। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों सब कुछ आपको याद नहीं करना है, इसलिए ये टेस्ट लिया जाता है ओपन बुक एग्जाम। 15 है हमारा। अध्यापिका आकलन व्यूह रचना के प्रयोग द्वारा छात्राओं की अध्ययन प्रक्रिया में कठिनाई के क्षेत्रों को जानना चाहती है। वह आकलन के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है। कौन, अध्यापिका। वो ये जानती है कि हमारे बच्चे कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, क्या कमी रह गई है अभी इनके सीखने में। वो ये चीज़ों को पता करना चाह रही है, वो जानना चाह रही है, बच्चों की सीखने में कमियां पता करना चाह रही, तो वो किस विधि को अप्लाई करेगी। सभी को मैंने बताया निदानात्मक आकलन, जिसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। आप ध्यान कीजिए जो एक चैप्टर था निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन नहीं,
ये तो सत्रांत होता है, सत्र के अंत में होता है। जैसे हमारे एनुअल एग्जाम हो गए और हमारी बोर्ड परीक्षाएं हो गई। रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कक्ष के दौरान किए जाते हैं। तो सी सी हमारा सही है, ए हमारा सही है, तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? सेकेंड। ए सी इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पढ़िए सभी लोग। मूल्यांकन अध्यापकों को छात्रों के विषय में निम्न में से क्या जानने का अवसर देता है? मतलब मूल्यांकन करके अध्यापकों को कुछ चीज का पता लग जाता है। उन्होंने क्या सीखा है, सही है। वे कैसे सीखते हैं, उनकी क्या रुचियां हैं, उन्होंने क्या नहीं सीखा। तो देखिए, मूल्यांकन से बच्चों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कैसे सीखते हैं, सब बातें सही है। लेकिन बच्चों की रुचियों के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? मूल्यांकन के द्वारा ये तो नहीं जान सकते हैं ना। तो सी तो हमारा होगा नहीं। सी कहाँ कहाँ है? यहाँ है और कहीं नहीं है, तो सी तो होगा नहीं। बचा क्या? ए बी डी। ए बी डी, तो सेकेंड इज आवर राइट। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्य प्रणाली के विकास के समय निम्नलिखित में से कौन सा विचारणीय होगा? किस पर आप विचार करेंगे? किसके अनुसार? RTE 2009 के अनुसार। इसको ध्यान में रखना आप। 2009 में बनी थी। वैसे लागू तो अप्रैल 2010 में हुई थी। केवल पाठ्यक्रम को पूरा होने के बाद होनी चाहिए। बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बच्चों को भय, अभिघात और चिंता मुक्त बनाए। बिल्कुल सही है। जो आपकी जो RT एक्ट 2009 है, इसके सेक्शन नंबर 17 में सीधे सीधे कहा गया है कि आप किसी भी प्रकार का बच्चों को पनिशमेंट नहीं दे सकते, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर जो है केस हो सकता है, आपको जेल हो सकती है। तो आप बच्चों को बिल्कुल डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, बिल्कुल उनको कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का मतलब सीखना, तो सीखने के लिए आकलन निश्चित करता है। क्या करता है? शिक्षक को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पुनरावलोकन, समीक्षा तथा रूपांतरित करने के लिए छात्रों का अपने समवयस्कों के आकलन का लगातार प्रयोग करना, आकलन की बहुविध रणनीतियों का प्रयोग करना, आकलन की रूपरेखा को प्रतिपादित करते समय बोर्ड के दिशा निर्देशों का प्रयोग करना। तो क्या करना चाहिए? देखिए, जो अधिगम के लिए आकलन करते हैं उससे जो है शिक्षक को ये जानने को पता चलता है कि हमको अपने लर्निंग स्टाइल को सुधारना चाहिए, क्या हमें पढ़ाने में कमी है, किन किन चीज़ों को हमको और ठीक करना चाहिए। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। तो ये तो 3 जगह है, सेकेंड में नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। छात्रों को अपने समवयस्कों के आकलन का लगातार प्रयोग करना, आकलन की बहुविध रणनीतियों का प्रयोग करना। ये आकलन के लिए कोई एक ही मेथड नहीं, डिफरेंट डिफरेंट मैनर अपना सकते हैं। तब बी वाला भी हमारा, सी वाला भी हमारा सही होगा। अब सी कहाँ कहाँ है? यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। अब एक बच्चा, या तो एक होगा या फोर्थ होगा। देखिए, आकलन की रूपरेखा को प्रतिपादित करते समय समय बोर्ड के दिशा निर्देश का प्रयोग करना चाहिए। नहीं जी, आपको नहीं करना है। ठीक है, डी नहीं होगा इसमें। तब डी तो पहले में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। अब ए सी, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है, छात्रों के समवयस्कों के आकलन का लगातार प्रयोग करना चाहिए। बताइए इसमें क्या आंसर होगा? इसमें आंसर जो है वो हमारा फोर्थ होगा। ए बी
सी। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एसएसटी में मूल्यांकन करने के पीछे उद्देश्य क्या है? खुली पुस्तक परीक्षा अवबोध का श्रेष्ठ मापक है। ठीक है। पाठों से लिए गए प्रश्नों पर आधारित मौखिक मूल्यांकन सतत शिक्षण में सहायक होता है। तो बताइए क्या है? खुली किताब परीक्षा वह ओपन बुक टेस्ट सही है। तो दोनों सही है इसमें। बीस क्या है हमारा? निम्न गतिविधियों में से किस गतिविधि द्वारा विद्यार्थियों में मानक समय स्टैंडर्ड टाइम के संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट के अनुप्रयोग की क्षमता का आकलन किया जा सकता है? किसके द्वारा? वह स्थान विशेष के समय का आकलन कर सकता है यदि उसे उस स्थान का देशांतर बता दिया जाए, क्योंकि हम देशांतर से डिसाइड करते हैं समय कितना है। 82-30 जो देशांतर वो हमारे देश से होकर गुजरती है। जो हमारे देश की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो यही है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है। वह स्थान विशेष की निश्चित स्थिति को मानचित्र व ग्लोब पर आरोपित करके दिखा सकता। ऐसा सही नहीं है। ठीक है, ऐसा वो नहीं कर सकता, तो भी तो नहीं होगा। वह यह समझा सकती है कि जब भारत में 5:30 अपराह्न होता है मतलब पीएम होता है, तो लंदन में दोपहर के जो है 12 क्यों बजे होते हैं? क्योंकि हमारा जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है। किनसे? लंदन वालों से। तभी तो हम 5-5.5 घंटा जोड़ देते हैं। तब ए और सी इसमें दोनों सही है। तो थर्ड इज आवर राइट ऑप्शन। सभी लोग हमें कमेंट करके बताएंगे जो भारत की मानक समय रेखा है 82-30 को कितने राज्यों से होकर गुजरती है? टोटल कितने राज्य हैं उनके नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की मूल्यांकन क्षमता का आकलन करता है? 16वीं शताब्दी में व्यापारियों के सम्मुख कौन कौन सी समस्याएं आती थी? क्या आपको लगता है कुछ समस्याएं आज भी वैसी ही बनी हुई है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है? यह भारत में खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करती है? सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं? आपके क्षेत्र में उपलब्ध कुछ सार्वजनिक सुविधाओं की सूची बनाइए। क्या आपको लगता है कि सरकार को सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए? क्यों? तो डी तो बिल्कुल सही है कि हाँ बिल्कुल हमको सभी के लिए जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी है, ना कि कुछ ही लोगों के लिए। तब डी तो हमारा सही होगा, तब फोर्थ नहीं होगा क्योंकि डी तो होगा ही होगा। आगे 16वीं शताब्दी ये वाला भी सही है। इससे भी आपका चिंतन विकसित होगा और आपका मूल्यांकन किया जा सकता है। तब ए और डी ये भी सही होंगे। ए डी कहाँ कहाँ है? ए डी ये इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। अब बचा पहला या तीसरा। अब देखिए ए डी ए डी। अब बी सी चेक करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है? भारत में खाद्य सुरक्षा को कैसे सुरक्षित करती है? देखिए इस वाले से मूल्यांकन आपका बहुत कम हो रहा है। केवल सीधे सीधे हमको बता देनी है कि जो हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो प्रणाली क्या है जिसके तहत हमको राशन मिलता है, दुकानों पर गल्ला मिलता है। ठीक है, 5 किलो राशन जो हमको मिलता है मुफ्त में। ये भारत में खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करते? तो बी जो है वो बी है, वो सबसे कम सही है, तो बी भी गलत हो गया। तब बच्चा कौन? ए सी डी। सो फर्स्ट इज आवर राइट ऑप्शन। सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं? आपके क्षेत्र में उपलब्ध कुछ सार्वजनिक सुविधाओं की सूची बनाइए। तो ये सही है। सो फर्स्ट हमारा सही है।
ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। रोजी ने एक सीडीपी का क्वेश्चन है और एसएसटी में पूछा गया है, तब इसीलिए सबसे पहले अपनी सीडीपी को अच्छा कीजिए। रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता मतलब इंजीनियर इंजीनियर के रूप में चित्र बनाया रोजी ने। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, मतलब सॉफ्ट होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती। महिलाएं जो है वो तकनीकी टेक्निकल जो काम है इंजीनियर वगैरह नहीं बन सकती। इस प्रकार की रोजी बातें कर रही है। तो रोजी कैसे कथन प्रदर्शित कर रही है? जेंडर स्थिरता, जेंडर रूढ़िवाद धारणा, जेंडर वर्गीकरण करना, जेंडर भेदभाव। तो सीधी सी बात है, उसके माइंड में क्या भरा हुआ है? जेंडर रूढ़िबद्धता, पुराने विचार, दोनों जेंडर को लेकर पुराने विचार उसके माइंड में भरे हुए हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो अच्छी नर्स बन सकती हैं और जो लड़के होते हैं वो अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। आपको ऐसा नहीं मानना है, ठीक है, ये गलत है धारणा। आज लड़कियां अच्छी अच्छी इंजीनियर बन रही है, आईआईटीएन बन रही है, ठीक है, और लड़के भी नर्स बन रहे हैं। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट का इस्तेमाल निम्न में से किस तरह करना चाहिए, बताइए। श्याम पट का प्रयोग आप कैसे करेंगे? अगर आपको बच्चों के ऊपर जो है जल के प्रयोग से संबंधित आप कोई सामूहिक चर्चा करवा रहे हैं, तब आप ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज करेंगे? संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। वे विद्यार्थी तो जो कक्षा में होनहार है, मतलब होशियार बच्चे हैं, इंटेलिजेंट माने जाते हैं, उनकी प्रक्रिया को लिख लेना, अच्छा उनके लिख लेना और को नहीं लिखना, तो ये तो आप बंटवारा कर रहे हैं, बंटवारा करना नहीं है। विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अवलेखन आवश्यक नहीं है। बातें सबकी सुन लो लेकिन लिखो उनमें से किसी का भी नहीं, ये भी गलत है। चर्चा में कही गई हर बात को, कोई बात कही जाए चाहे इम्पोर्टेंट हो नॉन इम्पोर्टेंट हो उसको भी लिख डाला सबको, ऐसा भी आपको नहीं करना है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो ही हमारा सही है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं, भ्रांत मतलब गलत, गलत धारणाएं सोसाइटी में बनी हुई है एसएसटी को लेकर, बीए वाले करने वालों को लेकर कौन सी गलत धारणाएं बनी हुई है? यह एक गैर उपयोगी विषय है, गलत बात है, बहुत ज्यादा उपयोगी विषय है एसएसटी। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। नहीं, सामाजिक विज्ञान भी कम श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा, ये भी एक भ्रांत धारणा है हमारी सोसाइटी में। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता, केवल ऐसा नहीं है हिस्ट्री में केवल फैक्ट ही याद किए जाते हो, ठीक है, डेट्स ही हिस्ट्री में याद की जाती हैं, इसके भी बियॉन्ड बहुत कुछ सीखा जाता है। सामाजिक विज्ञान में विशेषता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक मतलब पढ़ाई लिखाई शिक्षाविदों में ही, अन्य वो लेवल में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। जो बीए किए हुए होते हैं, एसएसटी पढ़े हुए होते हैं, वो तो लोग यूपीएससी निकाल कर आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, तो ऐसा कहना गलत है। तो ये सभी धारणाएं गलत हैं, ए बी सी डी। तो बताना सही विकल्प कौन सा होगा? थर्ड, ए बी सी डी, ये सभी गलत है। 25, मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित कौन सा कथन सही है? मापन तथा मूल्यांकन में समानता तथा असमानताएं दोनों पाई जाती हैं, सही बात है। मापन का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित होता है, उल्टा लिखा गया है। मूल्यांकन का क्षेत्र जो होता है वो बड़ा होता है और मापन का क्षेत्र छोटा होता है। मापन में मूल्यांकन की अपेक्षा अधिक घटक होते हैं, नहीं, मूल्यांकन बड़ा होता है, मूल्यांकन में ज़्यादा घटक होते हैं, ज़्यादा एंगल से लिया जाता है,
किया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सही है, सभी नहीं सही है। इनमें कौन सा सही है? तो इसमें जो है हमारा पहला ही सही है। ठीक है, दूसरा तो गलत हो गया। जब दूसरा गलत है तो चौथा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी सही हो ही नहीं सकते। तो मापन में, थर्ड में, मापन में मूल्यांकन की अपेक्षा अधिक घटक होते हैं, ये भी बात गलत है। तब इसीलिए हमारा पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षण में, पाठचर्या में, तुलना में, उपरोक्त में किसमें मूल्यांकन का महत्वपूर्ण स्थान है? बताइए किस चीज में हम मूल्यांकन को लेंगे, किस चीज को करने के लिए। मैंने आपको बताया कि तुलना करना नेगेटिव वर्ड है। आप कभी भी तुलना करने के लिए मूल्यांकन का यूज नहीं करेंगे। सभी बच्चे अपने आप में श्रेष्ठ होते हैं। तब सी तो होगा ही नहीं, तो बचा कौन? ए भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न पर विचार कीजिए। वैधता, वैलिडिटी, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, निष्पक्षता। उपरोक्त में से अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं। एक अच्छा मूल्यांकन क्या होना चाहिए? बिल्कुल, मैंने पेडागोजी के सिस्टम में पढ़ाए हैं, ये सभी अच्छे मूल्यांकन के ही गुण होते हैं। वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, निष्पक्षता और सब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। तब इसीलिए हमारे जो है चारों सही है। सो फोर्थ इज आवर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संबंध में सही है? CCE, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन से रिलेटेड कौन सा सही है, कौन सा गलत है? सही बताइए। CCE में लगातार मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। CCE विद्यार्थियों तथा शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी है। हाँ, दोनों को लिए सही है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन में विद्यालय तथा बाहरी कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है। हाँ, सही बात है, क्योंकि क्यूरिकुलर और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर दोनों प्रकार की एक्टिविटी को पर्याप्त स्थान दिया गया है। इसीलिए हमारे इसमें सभी कथन सही है। सो फोर्थ इज आवर राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि, जो नहीं होती मैन्युस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखी गई पाई गई है, के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? अब 3 सही है, एक गलत है। गलत छांटिए। वे पर्याप्त ताड़ पत्रों पर लिखी गई थी, सही है। वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। ऐसा नहीं है कि जिस काल की जो हस्तलिपि है वो उसी काल को सूचित करती है, अन्य कालों के लिए भी मुख्य स्रोत है। जैसे आज हम लोग 2024 में बैठे हैं, और जो 2-2.5 हजार पहले मैन्युस्क्रिप्ट लिखे गए थे उनका भी आज उतना ही हमारे लिए प्रासंगिक वो है, प्रयोग है। वे हस्तलिखित थी और बाद में मुद्रित की गई, ये तो सही बात है, बाद में प्रिंट किए गई। कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी, ये भी बात सही। जैसे जो पिलर एडिक्ट वगैरह होते, जो पिलर पर लिखा हुआ होता है वो। तो गलत कौन सा है? तो गलत इसमें जो है दूसरा वाला हमारा गलत है, ऐसा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, मौसमी उपकरणों के द्वारा, जस्ट 1 मिनट, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्रित करना, मतलब इकट्ठा करना। उदाहरण है किस चीज का? तृतीयक आंकड़ों का, प्राथमिक आंकड़ों का, विधागत आंकड़ों का, द्वितीयक आंकड़ों का। देखिए सीधे डायरेक्ट हम जो है, जो मेट्रोलॉजिकल जो इवेंट्स होती हैं, मौसमी घटनाएं होती हैं, मानसूनी घटनाएं, उनसे संबंधित जो हम न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से जो सूचना इकट्ठी करते हैं उनको हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं। तो सेकेंड इज आवर राइट ऑप्शन। चलिए अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। सभी लोग जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर ले। देखिए मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ, आपको बहुत कम टाइम में पढ़ाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल भी लाइक सब्सक्राइब शेयर वाली बात नहीं करता हूँ, बस लास्ट में कह रहा हूँ।
कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर ना किया हो, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।